हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन नियम की, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो तत्व होते हैं आपस में संयोग करते हैं, परंतु आपके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि ये तत्व आपस में कैसे संयोग करते हैं और क्यों करते हैं, और जब ये तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। तो जैसे आपके दिमाग में ये बात चल रही है, उसी तरह हमारे वैज्ञानिकों में भी ये बात चल रही थी कि तत्व परस्पर संयोग कैसे करते हैं। तो इन वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक आतवा एल लवासिए ने रासायनिक संयोजन से जुड़े हुए दो नियम दिए। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए इन दो नियम के बारे में हम डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व तथा क्रिया के पश्चात द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, और इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में न तो उत्पत्ति होती है और न ही उसका द्रव्यमान नष्ट होता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो आइए हम 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट और 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों का अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार करते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट के विलयन को हम एक बड़े से शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन को एक छोटी सी परख नली में लेते हैं। इसके पश्चात कॉपर सल्फेट के विलयन को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में इस प्रकार लटकाइए कि ये दोनों आपस में क्रिया न कर सकें। इसके पश्चात फ्लास्क के मुख पर इस प्रकार से कॉर्क लगाइए और इसके पश्चात पूरे पदार्थ को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। तौलने के पश्चात जो भी रीडिंग आती है उसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके पश्चात आप फ्लास्क को कुछ इस तरह से झुकाइए कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह सोडियम कार्बोनेट के विलयन में गिरने लगे और दोनों आपस में मिश्रित हो जाएं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या शंक्वाकार फ्लास्क में कोई अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और नीले रंग का कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बनाता है। तो इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में बनते हैं कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। अब अभिक्रिया होने के पश्चात इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। तो जब आप फ्लास्क को तौलते हैं तो आप देखते हैं कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस क्रियाकल्प के द्वारा आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैसे मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो द्रव्यमान संरक्षण को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि कोई अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। जैसा कि क्रियाकलाप में हमने लिया था कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अभिकारक। और जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो बना कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये दोनों हैं उत्पाद। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं अभिकारक और अभिक्रिया में बने हुए पदार्थ को हम बोलते हैं उत्पाद। तो इस प्रकार हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक का जो द्रव्यमान था अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वह उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हमने कोनिकल फ्लास्क ले लिया है, जैसे कि पीछे हम लोगों ने क्रियाकलाप में लिया था, और इस बड़े कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम एक विलयन ले लेते हैं। मान लेते हैं वह विलयन है वाई और उसका भार है 4 ग्राम। अब इस बड़े से फ्लास्क के अंदर हम एक छोटी सी परख नली ले लेते हैं और मान लेते हैं इसमें कोई विलयन भरा है एक्स और उसका भार है 5 ग्राम। और पिछले क्रियाकलाप की भांति हमने क्या किया कि इस फ्लास्क पर ऊपर की ओर कार्क लगाकर इसे बंद कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्लास्क को हम
तौल लेते हैं। और जब हम इस पूरे फ्लास्क को तौलते हैं तो हम देखते हैं इसका भार आता है 9 ग्राम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस फ्लास्क को थोड़ा-सा टेढ़ा करते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने क्रियाकलाप में देखा, तो जब हम इस फ्लास्क को टेढ़ा करते हैं तो अंदर जो उपस्थित परख नली है, इसमें उपस्थित विलयन क्या करता है, बड़े वाले फ्लास्क में गिर जाता है। और जब बड़े वाले फ्लास्क में गिरता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात फिर से हम दोबारा इस बड़े वाले फ्लास्क को तौलते हैं। यानी कि फ्लास्क को एक बार हम अभिक्रिया के पहले तौलते हैं और दूसरी बार अभिक्रिया के पश्चात तौलते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बड़े वाले फ्लास्क में है सोडियम कार्बोनेट और छोटे वाले परख नली में है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के पश्चात क्या बन रहे हैं, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। तो अभिक्रिया के पहले कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का जो वेट था, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक्स और वाई का 5 ग्राम और 4 ग्राम लिया है, तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो क्या आएगा, 9 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर जो वेट आया है 9 ग्राम, और अभिक्रिया के पश्चात जब कॉपर कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनते हैं तो इनका भी वजन कितना आता है, 9 ही ग्राम आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमेशा इस प्रकार से हमें ये बात समझ में आ गई 9 ग्राम अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात जो द्रव्यमान होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अभी तक हमने जो एक्टिविटी और एग्जाम्पल देखे वे सभी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुकूल हैं। तो आइए अब हम आपके एनसीईआरटी बुक से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका उत्तर रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित होना चाहिए। तो आइए हम पहले कंडीशन में समझते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपस में मिलकर बना रहे हैं 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए अगर हम अभिक्रिया देखें C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो रही है, 11 ग्राम हो रही है। तो अभिक्रिया में हमने जो अभिकारक लिया है कार्बन और ऑक्सीजन लिया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार है वो है 11 ग्राम। अब उत्पाद के रूप में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का भार भी कितना है, 11 ग्राम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो अभिक्रिया हुई है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हुई है। अब यदि हम बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस में भी वही होना चाहिए। अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है तो अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा को परिवर्तित भी कर देते हैं तो दोनों का योग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो है 3 ग्राम और 50 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान होगा 53 ग्राम। आई होप आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।